फेशियल सर्जरीज़, प्लास्टिक सर्जरीज़, एस्थेटिक सर्जरीज़, ये सर्जरी जो है बिल्कुल नई टेक्निक्स के साथ हो रही हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन की बात करें जिसमें कैंसर के बाद की चीज़ें होती हैं, उनकी सर्जरीज़ की जाती हैं, या बहुत हो गया तो आप कहते हैं ना कि एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर सर्जरीज़ की जाती हैं। तो ये पाकिस्तान इतना आगे कैसे जा रहा है? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी, और दूसरा आपने जो टॉपिक चूज़ किया इट्स वेरी वेरी यूनिक। मैं समझता हूँ इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। जहाँ तक बात है फेशियल और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और एंटी एजिंग सर्जरीज़ की, तो दे आर वेरी कॉमन। ये अब बहुत सारी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह अवेयरनेस भी है, इसमें आप लोगों का भी बड़ा रोल है, और फिर लोगों को ज़ाहिर है पता भी है कि अब ये चीज़ें दे कैन लुक नॉर्मल, दे शुड लुक नॉर्मल। और कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन के बाद तो अब मैं समझता हूँ कि 80 to 90% लोग आ जाते हैं कि रिकन्स्ट्रक्ट करना है, और उसमें सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर्स नहीं है, बेशुमार और कैंसर्स भी हैं। फेस के ऊपर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, बेसल सेल कार्सिनोमा है, इस तरह की चीज़ें जब हम निकालते हैं तो उसके साथ ही फ़ौरन ही रिकन्स्ट्रक्ट भी कर देते हैं, और फिर वो इस तरह से होता है तकरीबन जिस तरह नॉर्मल नेचुरल लुक आनी चाहिए। अच्छा। और जो बीमार नहीं है, जिसमें कोई इशू नहीं है, उसमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स वो चाहिए होते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे सारी चेंजेस तो आ रही हैं। ये तो अल्लाह का निज़ाम है। अब उसको रिवर्स करना, उसको बेहतर करना, और एज को अगर हम रोक नहीं सकते तो स्लो तो कर ही सकते हैं। अच्छा, दैट वी आर डूइंग। तो ये जो एज स्लोइंग है, बिकॉज ये खवातीन का फेवरेट टॉपिक होता है। किसी को ये शौक मर्दों का भी इक्वली है, मर्दों का भी होता है। ये आपने बड़ी नई बात बताई है कि खवातीन के साथ साथ मर्द भी साथ साथ आते हैं। तो ये जो रिंकल लाइंस पड़ जाती हैं, आई बैग्स आपके स्वेल हो जाते हैं, पफीनेस आ जाती है, डबल चिन्स हैं, और जॉ लाइंस को आपने एनहांस करना है, और भी बहुत सी चीजें हो रही हैं। तो ये किस ब्रैकेट की खवातीन से ज्यादा ये करा रही हैं? ये अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग तो 30 से 50 के दरमियान में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज से पहले भी हैं, लाइक कुछ बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं, तो वो ज़ाहिर है बहुत अर्ली फॉर्म में हम, अगर मैं कहूँ तो मेरे पास 1 साल का जो बच्चा होता है उसके भी 2-3 प्रोसीजर सम टाइम हो जाते हैं। ये तालू के, होंठ के जो डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट्स हैं ना, इस तरह वो ब्लैक छोटी छोटी वो चाइयों की तरह की, या डार्क ब्लैक जेट जिसको हम CMNs कहते हैं, मेलानोसाइटिक नीवस, ये पैदाइशी होते हैं, तो वो बहुत अर्ली फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर चूंकि एक टाइम, एक इरा ऐसा आता है जिसमें बंदा बड़ा मसरूफ होता है ना अपनी एजुकेशन में, उस तरह से ही इज नॉट लुकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और उसमें कोई उसको अपनी सोच, करियर बना रहे होते हैं, और करियर की तरफ है। फिर जब करियर थोड़ा सा एस्टेब्लिश होता है ना, फिर बंदा अपना सोचना शुरू करता है। या पर्टिकुलरली पाकिस्तान में या एशिया में पर्टिकुलरली हम कहें तो एक सर्ज आती है व्हेन द गर्ल्स और बॉयज आर गोइंग टू गेट मैरी, तो फिर एकदम अपना सोचते हैं अच्छा ये चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। तो ये एक फेज़ होती है जिसमें कोई, आप समझ लीजिए 20 से 30 के दरमियान में ये वो लोग आते हैं, दे आर जस्ट प्लानिंग देयर मैरिज, और उस वक्त फिर सोचते हैं अच्छा ये डिफेक्ट है, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए। लेकिन जो एजिंग वाले इश्यूज हैं वो यूजुअली 30 के बाद आते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बर्न जो पेशेंट्स होते हैं जिनको 4th डिग्री बर्न्स आते हैं, 3 डिग्री बर्न्स आते हैं, ये कहा जाता है कि निशान नहीं जाएगा, या बहुत तगोदो करनी पड़ती है निशान लेके जाने के लिए। पहले किस्म के डिफरेंट बाम्स बनाए जाते थे जिससे निशान जाते थे, मगर अब सर्जरीज, कितनी सर्जरीज कारआमद है बर्न केसेस के अंदर? उसमें ऑफ कोर्स सर्जरी का बहुत सारा रोल है, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक ज़बरदस्त कमेंट अभी देना चाहूँगा कि बर्न का अभी तक दुनिया में बेस्ट ट्रीटमेंट एक ही है, और वो है प्रिवेंशन। बर्न से बचा जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बर्न के जो निशान हैं वो चाहे आपके माइंड में हैं इस स्ट्रेस की सूरत में, या बॉडी पे हैं, वो बड़ी मुश्किल जाते हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए, अभी जैसे सर्दियां शुरू हुई हैं तो हीटर्स और इस तरह की चीज़ें लोग यूज़ करना शुरू करते हैं, थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए ताकि उससे बचा जा सके। तो अब जब हम एक बंदा हो जाता है और उसकी बॉडी पे जो निशान आ जाते हैं, नो डाउट वी आर वेरी वेरी मॉडर्न नाउ, हमारे पास बेशुमार सॉल्यूशंस हैं। जैसे डे 1 से अगर हम बात करें तो जो लोग जल्दी प्रेजेंट कर जाते हैं ज़ख्मों के साथ, उनकी ज़ख्मों की केयर हम इस तरह से करते हैं कि उनकी हीलिंग एक तो बहुत जल्दी हो जाए। दूसरा, अगर निशान नंबर 1 तो ये होता है कि बिल्कुल ना रहे, अगर रहे तो फिर वो इतना को रहे कि चलें एक्सेप्टेबल हो, या किसी क्रीम से या किसी कैमोफ्लेज टेक्निक से उसको छुपाया जा सके। फिर अगर निशान रहता है तो वो उस फेज़ में फिर हम उनकी बेशुमार चीज़ें हैं जिनसे हेल्प कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमारे पास डिपिगमेंट्री ट्रीटमेंट्स हैं, हमारे पास स्कार थेरेपीज़ हैं,
हमारे पास स्टेम सेल थेरेपी है, मैं इस पे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारा काम भी कर लिया है और इस पे मेरे 2 अवार्ड हैं, एक जिसका भी आपने जिक्र किया और एक 2023 में ग्रीस में यूनान का जो एक शहर है एथेंस, वहाँ मुझे मिला था। और ये पिगमेंटेशन के हवाले से होता है कि जो बर्न के बाद जो हिस्सा काला हो जाता है या डार्क हो जाता है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्किन जो है सिंक्रोनाइज हो जाती है। एग्जैक्टली। इसी तरह जो हमारे कुछ बर्न के बड़े स्कार्स होते हैं, जैसे फेस का कुछ हिस्सा बड़ा बर्न हो गया तो उसमें भी हम बॉडी से कहीं से स्किन लेके या उसको एक्सपेंडर डाल के उसको बड़ा करके तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो खवातीन एसिड बर्न्स का शिकार होती हैं, एसिड ट्रॉमास, और हमारे यहाँ हमारे पसमानदा इलाकों में ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि होती हैं, किसी ना किसी के ऊपर डाल दिया या उसके बाद जो हुआ तो तेजाब जिसको कहते हैं कि मुंह पे गिरा देना, उसके बाद अक्सर देखें खवातीन झुलस जाती हैं, क्या ट्रीटमेंट है उनके लिए? उसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है जो किसी भी बर्न फॉर्म में मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि जो ही कोई केमिकल स्पेल होता है, सिर्फ एसिड नहीं है, अल्कलीज भी इक्वली हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि अल्कलीज ये जो ब्लीच वगैरह होती हैं ये ज़्यादा डैमेज करती हैं। अच्छा। एसिड तो सिर्फ टॉप लेयर्स को डैमेज करके रुक जाता है, लेकिन जो ब्लीच होती है वो पेनिट्रेट करती जाती है, वो डीपर लेयर्स तक को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ही कोई केमिकल स्पिल होता है किसी भी एरिया में तो उसको फौरन लॉट ऑफ वाटर, पानी से उसको वॉश करें इमीडिएटली। फौरन जो पानी अवेलेबल है उसको फौरी तौर पे जितना डाइल्यूट कर सकें, जितना वॉश करके इमीडिएटली। पहला काम यही है कि आपने उसको फौरन वॉश करना शुरू कर देना, और ये नहीं करना कि भाई एक दफ़े वॉश कर लिए तो जस्ट स्टॉप इट, नो, कीप ऑन पोरिंग, पानी डालते जाएं। उसके बाद रश टू द हॉस्पिटल। जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास फिर उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम उनको ऊपर से वॉश करते हैं। बर्न में सिर्फ ज़ख़म नहीं होता, ज़ख़म जो हमारा केमिकल है उसकी वजह से जो एब्जॉर्ब होकर बॉडी में जा रहा था उसकी वजह से बेशुमार और चेंजेस भी आ रही होती हैं, उनको भी हमने देखना होता है। डिफेक्ट आ जाता है, एक जगह अपनी जगह छोड़ देती है। एग्जैक्टली, वो जगह तो छोड़ देती है, लेकिन जो केमिकल है वो देखे ना बॉडी में जज़ब भी हो रहा है और वो जाके बॉडी के अंदर का जो एक एनवायरनमेंट है उसको भी चेंज कर रहा है, तो उसको भी देखना। क्योंकि ये सिर्फ आप छोटा वाला थोड़ा एरिया ना सोचा, आप देखें बड़ा एक कोई हिस्सा अगर बर्न हो गया है तो उसमें से काफी सारा केमिकल एब्जॉर्ब होकर ब्लड में भी शामिल होगा और वो बाकी बॉडीज को भी डैमेज कर सकता है। आपने बहुत अच्छी टिप दी है। तो उसमें पानी डाल के उसको वॉश करना बहुत ठीक है। डॉक्टर साहब, कजन मैरिज हमारे यहाँ बहुत कॉमन मसला है, उन मसले में हम आज भी शिकार हो रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है एबनॉर्मेलिटीज का शिकार हो रहे हैं। अक्सर बच्चों के रेक्टम्स नहीं बने हुए, क्योंकि मैं भी 2-3 फैमिलीज के अंदर मुझे पता है जिस तरह हुआ है कि उनके बाय बर्थ जो है वो एक सिलसिला होता है एक लॉन्ग इंटेस्टाइन का जो कि आपका मादा खारिज ही नहीं कर पाता। तो आप कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ रेक्टम के इश्यूज नहीं है, सर से पांव तक हर जगह के डिफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने 2 अभी गिनवाए, होंठ के, तालू के, इस तरह हाथों के हैं, पेशाब की नाली के डिफेक्ट्स हैं, पखाने के डिफेक्ट्स हैं, फिर हमारे पैरों के डिफेक्ट्स हैं, दे आर मैनी। ठीक है। तो इसमें होता है कि कुछ डिफेक्ट्स, इसको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो दे आर 2 टाइप्स। एक वो हैं जो कि आप ऑटोसोमल रिसेसिव उनको कहते हैं, और दूसरे होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट वो होते हैं जो कि अगर मदर में हैं या फादर में किसी एक को हैं तो वो आगे आधे बच्चों को होंगे। ठीक है। समटाइम थोड़ा बहुत जेनेटिकली समटाइम वेरिएबल एक्सप्रेशन जरूर हो सकता है, लेकिन अगर डोमिनेंट है तो फैमिली में जरूर रन करते हैं। ठीक है। रिसेसिव वो होते हैं जो कहीं कहीं आते हैं, जैसे अगर उसको हर एक करैक्टर के लिए 2 जीन चाहिए होते हैं, तो अगर दोनों जीन मदर से और फादर से दोनों सेम जीन आएंगे, मतलब उसमें भी बीमारी वाला है उसमें भी बीमारी वाला है, हाँ। तो फिर अल्टीमेटली दे कम अप एंड दे रन विद इन द फैमिली इन दैट रिगार्ड। ठीक है। अब अगर हम ये समझें कि अगर रिसेसिव डिसऑर्डर हैं तो वो कजन मैरिजेस अवॉइड करने से बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास किस्म के ऑब्सोलीट हो जाते हैं। लाइक अगर फर्ज करें मदर में है, अब फादर जो उस बच्चे का फादर है वो कजन नहीं है और उसमें उनकी फैमिली में बीमारी नहीं है, तो रिसेसिव तो बिल्कुल सुप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं वो डाइल्यूट भी हो जाते हैं। जैसे अगर फर्ज करें एक कजन है, उसके अंदर एक डोमिनेंट जीन है, एक बीमारी रन कर रही है और दूसरे के अंदर भी रन कर रही है, एंड इफ दे गेट मैरिड तो फिर तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो रिसेसिव एंड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं इनको हमें आइसोलेट करना होता है और फिर इनको लोकेट करके फिर हम इस तरह से करते हैं कि आगे कजन मैरिजेस से कुछ इस तरह से प्लान कर लिया जाए पेडिग्री से कि उसमें बीमारी जो है आगे कम से कम जाए। और अगर बच्चे में आती है नॉर्मेलिटी आती है, जैसे हम बात कर रहे थे कुछ एरियाज नहीं बने होते, कुछ ऑर्गन्स नहीं बने होते पैदाइशी तौर पे, तो वो कैसे हम बना सकते हैं? जी, उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन का पूरा एक ऑप्शन है। ठीक है। जैसे होंठ अगर डिफेक्टिव है
तो उसको हम बनाने का पूरा मैकेनिज्म और ये हमारे किस पास एज है। में बनाया जाता है? ये एक्चुअली होंठ तो 3 महीने के अंदर मैं कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। इसी तरह तालू है तो वो 1 साल के अंदर मैं कर देता हूँ। ठीक है। नाक के जितने डिफेक्ट्स होते हैं वो यूजुअली अगर कोई बहुत एक्सेप्टेबल ना हो तो फिर फौरी, अगर थोड़ा एक्सेप्टेबल हो तो फिर आई वेट फॉर अकॉर्डिंग टू द बुक के कोई 12 से 13 साल की उम्र तक इंतजार किया जाए जब तक नाक की हड्डियां और उसका गोश्त ग्रो कर जाए, तो अपना उसका एक्सप्रेशन आ जाए, बोन्स ग्रो कर जाए, तो फिर उस वक्त रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इसी तरह पेशाब की नाली के डिफेक्ट्स हैं तो वो मैं यूजुअली 1 साल के अंदर अंदर उनको डिफेक्ट को कवर कर देता हूँ। वो डिफेक्ट जो है जो आप बता रहे थे कि जो एक सिस्टम का डिफेक्ट होता है, पेट के सिस्टम का डिफेक्ट होता है, इसमें रेक्टम नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो ये हर साल जो होता है उनको करवाना पड़ता है जब से ग्रोथ होती है? जैसे देखें रेक्टम का डिफेक्ट है, अब बच्चा पैदा हुआ और पखाना नहीं कर रहा, हाँ। अब उसमें तो इमरजेंसी होगी फौरन, चूंकि पखाना निकलने का रास्ता नहीं है, बच्चा खा रहा है, निकलने का रास्ता नहीं है, अब पेट फूलना शुरू हो जाता है। अब जो ही पेट फूलना शुरू होता है और माँ को लगता है कि इसने बच्चा आज दूसरा दिन हो गया या तीसरा दिन हो गया, बच्चे ने पोटी नहीं की, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता कि ये हिस्सा बना ही नहीं है, और दे रन टू द डॉक्टर, वो आते हैं जी, आके वहां पे हम एग्जामिन करते हैं, फिर पता लगता है ओके इसका तो नीचे वाला हिस्सा बना ही नहीं है। अब उसमें फिर आगे डिफेक्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं। कैसे? सम टाइम होता है कि पखाने वाली जगह या रेक्टम जिसको कहते हैं वो बना जरूर होता है, लेकिन उसके आगे छोटी सी पतली सी एक झिल्ली होती है, वो अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुई होती, तो उसको फिर हम उस हिस्से को ओपन कर देते हैं, बाकी सारी चीजें ठीक है। अब ये माइल्डेस्ट डिफेक्ट है। ठीक है।